हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2022-23 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। आपका ये पेपर है हिंदी का, वो भी कक्षा 11वीं वालों का। ठीक, तो आप लोग बता दिया जाए तो आपका समय रहेगा 3 घंटे, पूरा रहेगा 80 नंबर का। ठीक, तो ये जो आपके वार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन है, क्योंकि इसी के आधार पर माने कि इसी जो आपकी वार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा उसी के आधार पर ये पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। ठीक, जो आपके वार्षिक परीक्षा का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न के आधार पर आपका ये पूरा संपूर्ण पेपर बनाया गया है। इस पेपर में आपको मैं उत्तर सहित बताने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको प्रश्न नहीं बताऊंगा, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताऊंगा, साथ ही आपको ट्रिक और टिप्स के साथ भी समझाऊंगा, ताकि आप लोग अपने वार्षिक पेपर में अच्छे 100% अच्छे नंबर लेके आए। ठीक, तो आपको 80 नंबर का नहीं, 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पूरा पेपर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा और आपको एक जानकारी दे दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास में जो हिंदी का पेपर है बोलो इसको आपको पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन ही करना है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि 20 से 30 मिनट का बने, कितने के 20 मिनट तक का बन सकता है वीडियो, क्योंकि 20 मिनट में आपको ये पेपर वो समझा देगा कि आपका किस प्रकार से पेपर आना है। अगर आप लोग इस पूरा 20 मिनट का वीडियो कंप्लीट देख रहे तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दिल थाम के बैठिए, अच्छे से हमको पढ़ना है। ठीक बच्चों, क्योंकि हम लोग पेपर अच्छे से देना है, अच्छे नंबर से पास होना है, क्योंकि कक्षा 11 वाले बच्चे हैं। आप लोग हो सकता है आपने 5 से 6 महीना नहीं पढ़ा है कुछ बच्चों ने, तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा किस प्रकार से आना। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर बस टू प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर बस टू प्रश्न आएंगे अपने, जो आपके जिनको हम सही विकल्प बोलते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सब प्रथम जैसे यहाँ पर पूछा गया है, मीराबाई ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। अगर जैसे मैंने इस प्रश्न पूछा मीराबाई ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, अगर मान लीजिए आपको इसका आंसर पता चल जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हम बता देता है, पति के रूप में स्वीकार किया है। ठीक बच्चों, दूसरा लिखा है करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 30 लिखा है रेलवे लाइन के समीप वाला मैदान कौन से फूलों से भरा था। जो रेलवे लाइन के समीप जो मैदान था वो कौन से फूलों के से भरा था, तो आप लोगों को लगा देना काश फूल के फूलों से, क्योंकि अधिकांश बच्चा गुलाब का लगा देते हैं, जबकि ये गलत है, ये हो जाएगा आपका सही। ठीक बच्चों, हाँ, इसी प्रकार से अगला लिखा है छेद का तद्भाव है। तो छेद का तद्भाव क्या है, तो छेद का तद्भाव हो जाएगा आपका सा ऑप्शन सही, जिसमें हो जाएगा आपका खेत। आप सॉरी, यहाँ पर खेल लिखा ना, यहाँ पर खेल नहीं था, सा ऑप्शन हो जाएगा आपका खेत लिखा होगा। ठीक, यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया। ठीक, तो खेत हो जाएगा आपका। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने 5वां, जिसमें लिखा है लता मंगेशकर के पिता का नाम था। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका विकल्प, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सही दीनानाथ मंगेशकर। ओके, जिसे यहाँ पर लगा शब्द परी आई थी, तो शब्द परी कैसे आई थी, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा फूलों के रथ पर। तो इस प्रकार से बच्चों देखो मैं कितने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, साथ ही उत्तर सहित बता रहा हूँ। आप हो सकता है पेन या कॉपी ले लीजिए जो आप लोग लिख सकते हो। ठीक, और नहीं लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है। ठीक, इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग 6 मैंने बता दिए, तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक, चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट रहेंगे आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान आप लोग सामने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, 2 में से बनना पड़ता है। जिस प्रकार से यहाँ पर लगा है निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से, तो कबीर जी हैं, यानी इस काव्य का कबीर भर देना है यहाँ पर। ठीक, दूसरा लगा है दोहा छंद काव्य के अंतर्गत आता है। तो दोहा छंद कौन काव्य के अंतर्गत आता है, तो आता है मुक्तक काव्य के अंतर्गत, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मुक्तक भर देना। तीसरा लिखा है बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान कौन था, तो मोहन था, क्योंकि जो आपका पार्ट में दिया गया है मोहन वाले में, तो आपने उसमें पढ़ा होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला लिखा है, जिसमें लिखा है चौथा वाला वाक्यांश होता है। तो वाक्यांश कौन होता है, तो लोककृति, यानी लोककृति वाक्यांश होता है। ठीक बच्चों, जब 5वां लिखा है कोई की खुदाई का काम कहलाता है। तो कोई की खुदाई का काम क्या कहलाता है, तो चेंचो कहलाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए, चेंचो कहलाता है। अगला लिखा 6वां, जिसमें लिखा है संचार, यहाँ सुनिए संचार शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है, तो संच से हुई है, यानी ये वाला आपका संच भर देना है यहाँ पर। ठीक, अगला लगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा संचारी भाव की संख्या है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 7 नंबर में आपके रिक्त स्थान आने हैं। ठीक, 6 नंबर में आपके सही विकल्प, 7 में आपके रिक्त स्थान। ठीक, इस प्रकार से अगला आप लोग सामने सही जोड़ियाँ बनाइए। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है और काफ़ी ज़्यादा सरल भी है जो हम करने वाले हैं। जैसे कि पहला लिखा आपका क्या है यहाँ पे परिताप, तो परिताप की हो जाएगी आपकी अत्यधिक दुख से, इसमें हो जाएगा।
रूला प्लस दोहा, रूला व प्लस दोहा मिलकर क्या बनता है, तो कुंडलियाँ बनती हैं। ठीक, मतवाला, तो मतवाला किन के लेखक है, तो मतवाला के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी नालाल ने, इनने लिखा था ये मतवाला वाला पार्ट। ठीक, अब यहाँ पे ढेर के ढेर, तो ढेर के ढेर कौन सा शब्द होता है, ये होता है पुनरुक्त शब्द, यानी कि ढेर के ढेर हो जाएंगे पुनरुक्त शब्द युग में। ठीक, घूमर, तो घूमर आप लोग कहेंगे घूमर कहाँ का डांस है, तो ये नृत्य है घूमर, कहाँ का, राजस्थान का है। कजरी, कजरी किसने लिखी थी, गिरजा देवी ने। तो इस प्रकार से देखो आपके 6 नंबर के सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है आप लोग सामने एक वाक्य में उत्तर, जो काफ़ी ज़्यादा सरल भी है, तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट देखिए। चलिए जैसे यहाँ पर लगा चिरागा किसका, मतलब किस प्राप्त का प्रतीक है, यानी चिरागा किस प्राप्त करने का प्रतीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका चिरागा जनता की सुख सुविधाओं का प्रतीक है। किनका, सुख सुविधाओं का प्रतीक है। ठीक, मैं मुँह से बताता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। फिर दूसरा लगा छंद की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग लिखोगे छंद की हर परिभाषा, मात्रा, यति, गति, लय, तुक के विधान को छंद कहते हैं। किनको, मात्रा, यति, गति, लय, तुक के विधान को हम छंद कहते हैं। ठीक बच्चों, हाँ। फिर लगा यहाँ पर खेल तमाशा किसकी रचना है, तो खेल तमाशा बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। ठीक, ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, बाल मुकुंद गुप्त की हो जाएगी रचना। ठीक, तीसरे का आंसर हो जाए। राष्ट्रभाषा की परिभाषा लिखिए, तो मैं राष्ट्रभाषा की परिभाषा बता देता हूँ आपको मुँह से। राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार विभिन्न राज्यों में अपनाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। कौन सी, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार विभिन्न राज्यों में अपनाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगर जिन बच्चों ने लिख लिया कोई बात नहीं लिखा है, तो मैंने लिखित में मैंने आगे इसके बताया है, तो वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना उनकी। ठीक, फिर यहाँ 5वां है सबसे प्राचीन चित्र किसे माना जाता है, तो सबसे प्राचीन चित्र शैल चित्र माने जाते हैं। शैल चित्र, ठीक, शैल चित्रों को लग सकते हैं। ठीक, शैल चित्रों को प्राचीन माना जाता है। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो आप लोग ये भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, कौन सी, हरिश्चंद्र थी। ठीक, फिर यहाँ पर लिखा समुद्र के 3 पर्यायवाची लिखिए। सो समुद्र के 3 पर्यायवाची कौन कौन सी है, ये हो जाएगा निधि, ठीक, निधि, पयोधि और ऐणव। ठीक, ऐणव। ठीक, ये आपके हो जाएंगे समुद्र के 3 पर्यायवाची। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 7 नंबर के आपके सही, मतलब एक वाक्य में आंसर आएंगे, तो 7 नंबर के आपके ये भी कंप्लीट हो गए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोगों के सामने सतसत, जो हमको काफ़ी ज़्यादा साल भी है, उनको हमको समझना ज़्यादा जरूरी है। जब यहाँ पर लगा अक्के महादेवी से परंपरा की कवित्री थी या कवित्री हैं, तो इसमें आप लोग को यहाँ पर इस प्रकार से कवित्री है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सत्य। हाँ, पहला हो जाएगा सत्य। दूसरा लगा रस के 10 अंग हैं, तो नहीं है, रस के 4 अंग होते हैं। कौन से, विभाव, अनुभाव, संचय भाव, स्थायी भाव। ठीक, तीसरा लगा मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का चाहता शिष्य था, तो तीसरे का हो जाएगा सत्य। हाँ, था। चौथा लगा अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, हाँ होते हैं, ये सत्य हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से सत्य। फिर भीमबेटका में शैलचित्र अभी बनाए गए हैं, तो अभी नहीं बनाए गए, प्राचीन यानी पुराने हैं। फिर डाली नितांत व्यक्तिगत रचना है, तो हाँ ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य भी हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने लघुत्तरीय प्रश्न देखने से पहले हम आप लोगों को खुशखबरी देने वाले हैं। कक्षा 11वीं के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हमसे जुड़ चुके हैं, कक्षा 11वीं वाले काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं। किस प्रकार जुड़ चुके हैं, उन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। जितने भी चैनल पर जितने आप लोग देख सकते हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक कक्षा 11वीं वाले हैं, लेकिन आप लोग रह गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दिया है खुशखबरी कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है कि आज मैंने आपका हिंदी का पेपर बताया, कल इंग्लिश का लाऊंगा, और भी काफ़ी ज़्यादा पेपर लाता रहूँगा, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा चलने वाली है, जितने भी चाहे समाजशास्त्र वाले हों, चाहे इतिहास वाले हों, चाहे बायोलॉजी वाले हों, चाहे मैथ वाले हों, कक्षा 11वीं की संपूर्ण सॉल्यूशन सहित आपको इसी प्रकार से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सके थे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छों ने कर लिया, जैसे यहाँ पर नेहा ने कल ही लिया है, मोहन ने कर लिया है, अमन ने भी कर लिया, तो आप लोग भी कर लीजिए। ठीक, अब है आप लोग सामने लघुत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों ये हैं आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न। तो इन लघुत्तरीय प्रश्नों के मैं आपको उत्तर सहित देने वाला हूँ। अब वो घबराना बिल्कुल है ही नहीं कि सर कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक,
मत आपको वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। फिर आप लोग फिर बाद में कमेंट करने लगते हो सर आपने बताया वो फंसा ही नहीं। बच्चों मैंने जो बताया वो फंसता है, लेकिन आप लोग वीडियो समझ के नहीं देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। मैंने जो बोला हो सकता है बीच में आप लोगों को एक ट्रैक बता दूँ, वो वही आपने वीडियो को आगे बढ़ा दिया या नहीं देखा तो हो जाती ना मिस्टेक। तो वही बोले कुछ बच्चों को अच्छा फल जाता है, कुछ बच्चों को नहीं जाता है। जो बच्चे फल अच्छा पूरा वीडियो देख लेते हैं उनके अच्छा जाता है। ठीक, साथ में PDF भी देने वाला हूँ आप लोगों को लास्ट में, किस प्रकार से इसको पूरा PDF किस प्रकार से मिलेगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, पहले आप लोग लघु त्रिभुज समझ लीजिए। जो पहला आप ये लघु त्रिभुज आपके कितने नंबर के, 2 नंबर के पहले बता देता हूँ। ठीक, क्या बोलेगा, कभी न अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। ठीक, दूसरा रीतिकाल की श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। लॉर्ड कर्नल के व्यक्तित्व की 2 परिभाषा लिखिए। पटकथा किसे कहते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 3 अंतर लिखिए। तो सब पता आप लोग इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ था। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इसकी स्क्रीनशॉट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास पेन डॉट नहीं है तो आप लोग ये प्रश्न नहीं लिख पा रहे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसके आंसर भी बताने वाला हूँ। ठीक, यहाँ तक बता दिया मैंने, 7 तक राष्ट्रभाषा और राजभाषा अंतर लिखिए। फिर क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। पाताल पानी किसे कहते हैं। पत्रकारिता क्या है। तो इन 3 को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलिए इनके आंसर देख लीजिए। तो यह पहला आपका आंसर है, क्योंकि पहला प्रश्न क्या लिखा था आप लोग सामने, पहला प्रश्न लिखा था कभी न अपने आप को दीवाना क्यों कहा। तो आप लोग हुए ईश्वर की भक्ति में उन्हें दीन दुनिया की याद नहीं रहती है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं इनकी भी परवाह नहीं करते हैं, अब उन्हें किसी बात का भय नहीं सताता है, यही कारण है कि उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा है। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरी का आंसर आप लोग सामने ये रहा कि इसमें पूछा गया था रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं। तो आप लोग लिखोगे रीति काल को श्रृंगार काल इसलिए कहते हैं क्योंकि रीति काल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीति काल के अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान में श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से आपका दूसरे का आंसर हो जाए। ठीक, फिर आप लोग सामने तीसरे का आंसर है, इसमें पूछेगा महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो यहाँ एक महाकाव्य का यहाँ तक हो जाएगा, एक खंडकाव्य का हो जाएगा। फिर महाकाव्य का यहाँ तक, एक खंडकाव्य का, तो ये आपके 2 अंतर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, हाँ आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप लोग सामने ये है, यहाँ पर पूछा गया था कि वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो आप लोग सामने ये वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग चाहो तो यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा हो जाती है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, हाँ अगला आप लोग सामने यहाँ पर ये वाला जिसमें हम लोग व्यक्तित्व करनी थी, तो ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। 5वें वाला प्रश्न आप लोग देख लेना अपनी स्क्रीनशॉट में जो मैंने बताया था। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक, चाहो तो आप लोग वीडियो को कभी पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, साथ ही आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में ये भी बताया है कि आवेदन पत्र कहाँ पे आया है और निबंध भी कौन से विषय पर आया है। ठीक है ना, किस पे लिखना आपको। ये आपका है पट कथा किसे कहते हैं। तो पट कथा क्या परिभाषा ये दी गई है, तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 6वें वाला प्रश्न का आंसर है। 7वें वाले प्रश्न में ये आपकी राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर दिया गया है, जो आप लोग देख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा सैल भी है, इनको भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक, अगला आप लोग सामने है क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित, तो आप लोग यहाँ से उदाहरण हो जाएगा और यहाँ तक ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक बच्चों, हाँ अगला है 9वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया था पाताल पानी किसे कहते हैं। तो आप लोग ये वाला पाताल पानी लिख दोगे यहाँ से यहाँ था। तो ये आपका 9वें का भी आंसर हो जाता है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक, 10वां लास्ट प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता की पूरी परिभाषा दी गई, जिनको आप लोग देखकर पढ़ सकते हो। ठीक, अगला आप लोग सामने है 3 नंबर में आएगा जैसे कवि परिचय। तो कवि परिचय आपको दुष्यंत कुमार या अक्का महादेवी पर, या आप लोगों को तुलसीदास या कबीरदास में भी सीख सकते हो। ठीक, तो जो आपकी 2 रचना रहेंगी, भाव पक्ष रहेगा, कला पक्ष रहेगा, सदमें स्थान रहेगा। तो इनका मैं आंसर इसी प्रकार से बताने वाला हूँ, पहले आप लोग प्रश्न समझ लीजिए। ठीक, फिर इसी प्रकार से फिर रहेगा लेखक परिचय, जो 3 नंबर में रहेंगे, जिसमें प्रेमचंद बंधु भंडारी के बारे में पूछा गया है। आप लोग चाहो तो इन 2 की सीख लीजिए, और भी आप लोग 2 लेखक के बारे में और सीख सकते हैं। इनकी 2 रचना लिखने, भाषा शैली लिखने, साहित्य में स्थान भी लिखना है। फिर आता है आप लोग सामने एक अनुच्छेद आता है आपका 3 नंबर में, ठीक है, 3 अंक में, जो आपको खेलों के महत्व है। इन खेल के महत्व पे आप लोग 3 नंबर में, खेल के महत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो खेल के ऊपर आप लोग अपने मन से लिख सकते हो, इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है। मन से लिख दीजिए कि खेल हमारे लिए क्यों जरूरी है, खेल में क्यों अच्छा लगता है, ये सब खेल के महत्व लिख सकते हो। ठीक बच्चों, काफ़ी सहल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। फिर आप लोग सामने बताता है निम्नलिखित संदर्भ प्रसंग शायद व्याख्या कीजिए। तो ये 4 नंबर में आता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो आप लोग इसको इस प्रकार से देख लीजिए,
और फिर आता होगा गद्यांश, वो पाद्यांश कहलाता है, ये गद्यांश। तो इसको भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो इनको भी मैं आप लोगों को अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये कहलाती है कि जैसे संदर्भ में लिखूंगा प्रस्तुत पाद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से ली गई है, इसके लेखक ए है, ए लिखी जाती है पाद्यांश संदर्भ में। प्रसंग में कि कवि ने या लेखक ने इस पाद्यांश में इसके बारे में बताया है। ठीक, व्याख्या में ये लिखना पड़ता है कि जैसे आज उनके स्वर्ण बेटे हैं, यानी कि इसमें कवि ने कहा है कि उनके बेटा सोने के हैं, मतलब ये थोड़ा अपने मन से बनाना है, थोड़ा अपनी भाषा में लिखना है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से इसमें भी वही सेम टू सेम लिखना पड़ता है, बस थोड़ा टॉपिक चेंज रहता है। ठीक, आगे समझे। फिर नहीं आए तो हम आपको लास्ट में बताने हैं। फिर आता आप लोग ना अपठित गद्यांश। तो ये आपके सामने अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश कहलाता है कि इसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक, इसको पढ़ लिया, जिस प्रकार से आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप लोगों के सामने फिर दिया जाता है यहाँ पर ये प्रश्न, जैसे कि प्रश्न लिखा है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आपको पहले ही लाने में मिल जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है राष्ट्र के प्रति एक विचार, एक भावना, एक आस्था से संपर्क परिधान भी भाषा राष्ट्रीय एकता से प्रेरित करती है। ये भिन्न भिन्न, तो आपको पता चलेगा ये किसके बारे में, राष्ट्र के प्रति। तो आप लोग लिख देना, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, राष्ट्र। ठीक, ये लिख जाएगा। ठीक, फिर राष्ट्रीय एकता का सूचक क्या है, तो ये राष्ट्रीय एकता का सूचक आपका इसी में मिल जाएगा। अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में आपका ये आंसर मिल जाएगा। फिर लागू समार्थी का शब्द गद्यांश लिखिए। तो इसका एक आप लोग ये समार्थी शब्द भी लिख सकते हो लागू का। तो काफ़ी सहल है। देखो इसको तो आपको ना तो कहीं अलग से सीखना है, ना ही कहीं रटना है। सेम टू सेम को आपका पेपर में इस प्रकार से अपठित गद्यांश आएगा, उसी को पढ़ लेना, उसी में से आपको आंसर ढूंढ के लिख देना है। ठीक, तो हो सकता है मान लीजिए ये वाला नहीं दिखा, दूसरा पर गद्यांश रख दें, हो सकता है प्रदूषण के ऊपर गद्यांश रख दें, हो सकता है कहीं रामचरित के ऊपर रख दें, कोई भी गद्यांश आ जाए। आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने राष्ट्र वाला बताया था राष्ट्र वाला ही आएगा, नहीं बच्चों, कोई भी गद्यांश आ जाए, बस आपको ये समझना है कि हमारे सामने जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ओनली उसी में ढूंढ के आपको लिखना है, थोड़ा दिमाग लगा के करना है। क्योंकि इसमें रटने वाली बात नहीं आई होती ना, तो मैं कहता कोई आप रट के जाइए, नहीं, रट के नहीं जाएगा, आप ओनली दिमाग का यूज कीजिए। चलिए, फिर इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक अगला, जिसमें लगा शाला शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यदि आवेदन अपने आपको परीक्षा को शाला मुक्ति के ऊपर चार नंबर में आएगा, जो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, तो एक तो आपको शुल्क मुक्ति पर सीख लेना है, दूसरा 3 दिवस की छुट्टी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक, एक सीख लेना स्थानांतरण प्रमाण पत्र है। इन तीनों को सीख लेना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट माने जाते हैं, आपको एक डेफिनेटली एक रखा मिलेगा। ठीक, फिर आता है निबंध। तो निबंध आप लोगों के सामने यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर निबंध। तो निबंध आप लोग इन्हीं में से किसी पर भी लिख सकते हो, काफ़ी सारे 4 नंबर में, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, छोटा ही लिखना है, जो आप लोग अच्छे नंबर से लिख देंगे। इसको बना के भी लिख सकते हो निबंध। निबंध में कोई रटने वाली बात नहीं होती है, जो हमारे साथ होता है। जैसे इसमें पूछा जल ही जीवन है, तो जल क्यों जीवन है हम बताइए, तो जल हमारे लिए इसलिए, जल के बिना तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो यही सब आपको अपने मन से अच्छा एक पेज भर देना है, 1 से 2 पेज भर देना है। ठीक, तो आपको डेफिनेटली 4 नंबर आपके कोई कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने हिंदी का पूरा संपूर्ण सोल्यूशन समझा दिया है मैंने। अभी लोग भागना नहीं है किसी बच्चों को, लास्ट में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूंगा जो नेक्स्ट पेपर लाऊंगा वो इंग्लिश का लाने वाला हूँ मैं। तो इंग्लिश का भी समझ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा कठिन मानी जाती है अधिकांशतः बच्चों को। ठीक, आधे बच्चों पर तो बन जाती है इंग्लिश, लेकिन अधिकांश बच्चों पर नहीं बनता है। तो इंग्लिश का मैं संपूर्ण सोल्यूशन इसी प्रकार से समझाऊंगा कि किस पे आपका निबंध आएगा, कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आएगी, डूएज डेस्क समझाऊंगा, एएनडा का प्रयोग समझाऊंगा, तो आपकी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगा। ठीक, इस प्रकार से समझा दूंगा। ठीक, आइए समझे। अब मैं बात करता हूँ इस PDF की। अगर इस PDF को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है। सॉरी, समझिए, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम की लिंक दी गई है। लेकिन टेलीग्राम की अगर लिंक काम ना करे तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है @smart। मैंने उसी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, आपको करना है स्मार्ट स्टूडेंट्स ग्रुप्स। तो आपका सब प्रथम आ जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर वहाँ पर भी ज्वाइन नहीं होते तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स होशियार बच्चे जुड़े हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।